नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। इट इज़ रिगार्डिंग अर्बन फ्लडिंग। आप देख रहे होंगे आए दिन जब भी मानसून आता है या जब भी काफ़ी भारी बारिश आती है, अर्बन एरियाज से आपको मतलब ऐसे फुटेजेस, ऐसे वीडियोस ज़रूर वायरल होते हैं जब सड़कों पे कई कई फीट्स तक पानी भरा होता है। लोग होता है ना कि लाइक कमर से ऊपर तक डूब जाते हैं, व्हीकल्स डूब जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत कॉमन होता जा रहा है आज की तारीख में। अगर आप देखेंगे कि अभी रिसेंटली दिल्ली में फ्लड आया था, इसके पहले आपका चेन्नई में आया था। ठीक है, बीच में एक बार काफ़ी हैवी रेन होने की वजह से हैदराबाद में भी कई सारे रेसिडेंशियल एरियाज में पानी भर गया था, है ना। फिर शिमला का फ्लडिंग। तो आप देखेंगे कि रिसेंटली बहुत सारे अर्बन एरियाज में आपको मतलब हैवी रेन्स के बाद में बाढ़ जैसी हालत देखने को मिलती है। काफ़ी काफ़ी ज़्यादा पानी भर जाता है, लोगों के घरों में पानी भर जाता है, व्हीकल्स वगैरह पानी में डूब जाते हैं पूरे पूरे। ठीक है, तो ये सारे जो रीज़न है बेसिकली इस अर्बन फ्लडिंग के पीछे, आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। हम डिटेल से जानेंगे कि अर्बन फ्लडिंग होता क्या है और क्या इसके रीजंस हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अब ये एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, आप देख सकते हैं। व्हेन इट पोर्स इट फ्लड्स, व्हाई आर सिटीज फेल द रेन टेस्ट, फेल द रेन टेस्ट। और यहाँ पे स्पेसिफिकली सिटीज की बात की जा रही है। अगला आर्टिकल अगर आप देखें, ओवर 17,000 पीपल डाइड इन फ्लड्स एंड हैवी रेन्स बिटवीन 2012 टू 2021। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डेटा दिया है। द हिंदू का आर्टिकल है, बेसिकली रिसेंट आर्टिकल है। अब एक्चुअल में हैवी रेनफॉल के बाद में फ्लडिंग, स्पेसिफिकली अर्बन एरियाज में फ्लडिंग बहुत कॉमनली आजकल देखा जा सकता है। तो स्पेसिफिकली यहाँ मैं उन रेसिडेंशियल एरियाज की बात कर रहा हूँ जहाँ पे लाइक पानी की एग्जिट के लिए या पानी की ड्रेनेज के लिए कोई बहुत प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है। ठीक है, अब आप सोचिए कि आपका कुछ कंस्ट्रक्शन है इस तरीके का, है ना, जो हैपजार्ड कंस्ट्रक्शन है। तो पानी को निकलने के लिए कहीं ना कहीं से तो जगह चाहिए। ठीक है, और आजकल आप देख भी रहे हैं कि ड्रेन्स जो है, ड्रेन्स बस नाम मात्र की रह गई हैं। अब बेसिकली अगर स्टॉर्म वाटर को इनकॉर्पोरेट करने के लिए ड्रेन्स नहीं बनाई जाएंगी तो ड्रेन्स ओवरफ्लो करेंगी। साथ के साथ जब हैवी रेन आएगा तो पानी एक बार फ्लो कर गया और लोअर हाइट पर आ गया तो फिर तो निकलने के लिए रास्ता चाहिए, तो ये भर जाएगा। तो बेसिकली ये जो रोड्स है ना, सो कॉल्ड रोड्स, हैपजार्ड कंस्ट्रक्शन या फिर जो होता है ना कि प्रॉपर बिना प्लानिंग के जो कंस्ट्रक्शन की जाती है, इन दैट केस ये रोड्स ही ड्रेन्स का काम करती हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लोअर हाइट्स पर यही होती हैं। और आप देखेंगे कि ये वो एरियाज हैं जहां पर बहुत इजीली पानी भर जाता है। कुछ इस तरीके की हालत होती है जो इस इमेज में आप देख सकते हैं। ठीक है, कि रोड्स पर कई कई फीट तक पानी भरा होता है कई बार। ठीक है, तो बेसिकली ये अर्बन फ्लडिंग के जो केसेस हैं ये बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। और इसके अलावा ये अर्बन फ्लडिंग के जो केसेस हैं ये और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं जब हमारी जो प्रॉपर प्लानिंग नहीं है रिगार्डिंग द ग्रोथ, रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा इंक्रोचमेंट बहुत कॉमन हो गया है आजकल, है ना। बड़े बड़े शहरों में रियल एस्टेट के प्राइसेस एकदम स्पाइक किए हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसके कारण से कई बार क्या होता है कि आप देखेंगे कि इंक्रोचमेंट बहुत इजीली हो जाता है ना। कोई भी गवर्नमेंट लैंड है या कोई भी वेटलैंड का या फिर लेक का लैंड है, वहां पर होता है ना तुरंत इंक्रोचमेंट हुआ और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट, क्योंकि लैंड की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा प्रॉपर ड्रेनेज का कोई प्लानिंग है ही नहीं। पुअर ड्रेनेज तो बात की बात है, प्रॉपर ड्रेनेज का कोई प्लानिंग ही नहीं है। आप सोचिए कि स्टॉर्म वाटर को अकोमोडेट करने के लिए अगर व्यवस्था नहीं की जाएगी तो पानी तो रोड पर आना ही है ना। अब बेसिकली हम अर्बन फ्लडिंग की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। अर्बन फ्लडिंग इज बेसिकली इनंडेशन ऑफ लैंड प्रॉपर्टी, पर्टिकुलरली इन सिटीज और रेसिडेंशियल एरियाज ऑफ सिटीज। ठीक है, हालांकि यहाँ पर कमर्शियल भी होता है एरिया, ऐसा कुछ नहीं है, बट जनरली कमर्शियल एरियाज में थोड़ी प्लानिंग प्रॉपर होती है, इसलिए वहाँ फ्लडिंग इतना इजीली देखने को नहीं मिलती। रिसेंटली अगर आप देखेंगे दिल्ली में बहुत ज्यादा भारी बारिश हुई थी, तब जाके कनॉट प्लेस पर पानी भरा था। अदरवाइज कनॉट प्लेस पर इतना पानी भर जाए कि शॉप्स के अंदर चला जाए, ये बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस है। रीजन बीइंग वो कमर्शियल एरिया और थोड़ी सी प्लानिंग प्रॉपर है, इसीलिए। तो हम यहाँ स्पेसिफिकली रेसिडेंशियल एरियाज पर ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे। ऐसा नहीं है कि कमर्शियल एरियाज को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, बट अब इसके बाद अर्बन फ्लडिंग और रूरल फ्लडिंग में डिफरेंस क्या है पता है आपको? रूरल फ्लडिंग में हायर प्रेसिपिटेशन अगर हो जाए या फिर बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो मतलब रूरल एरियाज में फ्लड जैसी कंडीशन बन सकती है, वहां पर फ्लड आ सकती है। रीजन बीइंग वहां पर पानी थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, बट अर्बन फ्लडिंग का जो केस है ना, ये हायर प्रेसिपिटेशन से भी ज्यादा जो चीज यहाँ पे मैटर करती है वो है अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। हायर प्रेसिपिटेशन अगर हम रूरल एरियाज के बारे में बात करेंगे तो वहाँ शायद 24 घंटे, 48 घंटे, 48 आवर्स, लाइक 24 आवर्स कंटिन्यूसली अगर होता है ना कि इट इज रेनिंग एंड हेविली, तो शायद वहां पर बाढ़ जैसी हालत हो जाए। बट सिटीज में अगर आप देखेंगे, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे बारिश हो जाए ना, वहाँ 3-3 फीट पानी भर जाता है।
उसका रीजन जानते हैं आप क्या है? उसका रीजन है अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। और ये मैं दिल्ली की बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो मैंने अपनी आंखों से देखा है, बट ऐसा नहीं है कि ये बाकी अर्बन एरियाज में नहीं है। ठीक है, जितनी भी मेगा सिटीज हैं जहां पर हैपजार्ड या फिर अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हुआ है, ये हर उस सिटी की प्रॉब्लम है। ठीक है, 2 घंटे बारिश नहीं होगी और वहां पर पानी भर जाएगा, पार्किंग्स डूब जाती हैं, रोड्स पर होता है ना, कई कई फीट्स पानी भर जाता है। 2 से 3 घंटे हैवी बारिश हो जाए बस। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। आइए इसे डिटेल में देखते हैं कि क्यों अर्बन एरियाज में अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन के कारण से बाढ़ जैसी हालत हो जाती है। क्या इसके कारण है, रीजन क्या है? सबसे पहला आता है कि ड्रेनेज चैनल्स पर इंक्रोचमेंट। अब बेसिकली ड्रेनेज चैनल्स को इंक्रोच करना इज लाइक, जो मैंने आपको रीजन बताया था कि रियल एस्टेट के प्राइसेस जो है स्पेसिफिकली बड़ी सिटीज में बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो लोगों को जहां भी स्पेस मिलता है ना, ठीक है, और अगर वहां उसकी कोई जवाबदारी नहीं है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो थोड़ा बहुत स्पेस इंक्रोच करने में कोई भी सोचता नहीं है। ठीक है, और ये बेसिकली वो जगह होती है ना, वो स्पेस होता है जो शायद ड्रेनेज के लिए हेल्पफुल हो सकता था। आप सोचिए कि नाले जो हैं, नाले के बिल्कुल किनारे किनारे अगर ये आपका लाइक मेजर ड्रेन है, ये आपका नाला है, तो जो कंस्ट्रक्शन है ना, बेसिकली वो यहाँ तक हो रखी है। ठीक है, जबकि अगर हैवी रेन्स का केस है तो मुझे लगता है कि ये जो स्टॉर्म वाटर को एकोमोडेट करने के लिए ड्रेन्स है ना, इन ड्रेन्स को और चौड़ा कर देना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल टाइम में भी तो इनमें काफी सीवेज रहता है। ठीक है, और स्टॉर्म वाटर तो एक साथ इतना आएगा तो उसको अकोमोडेट कैसे करेंगे अगर इनका सेम साइज है तो? और ऑब्वियस सी बात है कि अगर नॉर्मल टाइम में इसका फ्लो इतना रहता है, ठीक है, ये नॉर्मल टाइम पे है, तो हो सकता है कि बारिशों में हैवी रेन्स के बाद ये फ्लो यहाँ इस लेवल तक पहुंच जाए। और अगर इस लेवल तक पहुंचेगा तो जो नियर बाय हाउसेज है वहां तो पानी घुसना ही घुसना है फॉर श्योर। ठीक है, तो बेसिकली जो ड्रेनेज चैनल्स है ना, उन्हें भी इंक्रोच कर लिया गया और प्रॉपरली ड्रेनेज के लिए जगह छोड़ी नहीं गई। ठीक है, और जो बड़ी ड्रेन्स थी उनके आसपास की जगह बढ़ाने के बजाय, उन्हें और मतलब चौड़ा करने के बजाय, जिससे कि वो ड्रेनेज मतलब बेसिकली स्टॉर्म वाटर को अकोमोडेट कर पाए, वो जगह इंक्रोच कर ली जाती है। होना क्या चाहिए था यहाँ पे कि अगर यहाँ पर हैवी रेन होती है और लाइक काफी ज्यादा स्टॉर्म वाटर को अकोमोडेट करना पड़ता है, तो जो विड्थ है ना ड्रेन की, वो बढ़ा दी जानी चाहिए थी। बट यहाँ तो परमानेंट कंस्ट्रक्शन हो रखा है, ऑलरेडी इंक्रोच्ड है, तो कैसे हो पाएगा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन? पॉसिबल है नहीं है। आप सोचिए कि ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो रखा है और ड्रेनेज की आपको विड्थ बढ़ानी है, उसमें जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो चेंजेस आप कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी इस सर्टेन लेवल तक कंस्ट्रक्शन हो रखा है और इंक्रोच हो रखा है। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, आप देखिए, ये नाले के बिल्कुल बगल बगल में बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। ये आपका नाला है और यहाँ पे आपकी बिल्डिंग्स हैं। अब आप सोचिए कि नॉर्मल टाइम में ये पानी का लेवल इतना है, 2 से 3 घंटे अगर हैवी रेन हुई और ये पानी का लेवल पहुंचेगा यहाँ कहीं, और जो भी नियर बाय हाउसेज है इनमें पानी भरना ही भरना है, फॉर श्योर भरना है। तो आप सोचिए कि ड्रेनेज का जो लैंड है जो खाली छोड़ना चाहिए था स्टॉर्म वाटर को अकोमोडेट करने के लिए, उसकी विड्थ बढ़ाई जानी चाहिए थी, वो बढ़ाई जा ही नहीं सकती है। देखिए, आप 10-10 माले की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं नाले के किनारे पर। पानी अगर स्टॉर्म वाटर अगर अकोमोडेट करने के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे तो जाएगा कहाँ? तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ड्रेनेज चैनल्स को ही इंक्रोच कर लिया गया है, नाले के बिल्कुल बिल्कुल बगल में जाके घर बन रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि ये पॉसिबल नहीं है कि जब स्टॉर्म वाटर को अकोमोडेट ही नहीं कर पाएगी ड्रेन, तो पानी फिर तो सड़कों पे आना ही आना है। दूसरा आ जाता है क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा रीजन होता है इन सारी चीजों के लिए, फ्लडिंग के लिए भी। बट क्यों? वो इसलिए क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से पहली बात तो आपका जो साइक्लोन्स या फिर जो रेन्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी जो है ये बढ़ गई है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज बेसिकली ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग अगर आप देखेंगे तो साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, थंडर स्टॉर्म्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, और जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एज इन ड्रॉट्स या फिर रेन्स, हैवी रेन्स, क्लाउड बर्स्ट, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। अब इसके वजह से ऑब्वियस सी बात है कि जब हैवी रेन्स आएंगी तो हैवी रेन्स को तो अकोमोडेट करने के लिए जगह ही कहाँ छोड़ी गई है? यहाँ तो ऑलरेडी इंक्रोचमेंट करके लोग अपने घर बना के बैठे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ तो उनके घरों में पानी भरना ही है जिनके घर सबसे नजदीक है, क्योंकि ड्रेन में एक्सेसिव स्टॉर्म वाटर को अकोमोडेट करने की जगह है नहीं। और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हैवी रेन के इंसिडेंट्स हैं वो और बढ़ गए हैं, साइक्लोन्स के जो मतलब फ्रीक्वेंसी है वो और बढ़ गई है ना। एंड वेल, इन दैट केस ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इन फ्यूचर ये और ज़्यादा बढ़ेगी। हैवी रेन्स के जो स्पेल्स हैं या फिर साइक्लोन्स जो है, साइक्लोनिक एक्टिविटी है, इन फ्यूचर ये और ज़्यादा बढ़ेगी। दूसरा एक रीज़न आता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट
अब बेसिकली क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर आप देखेंगे तो गर्मी एक्सेसिव पड़ती है। गर्मी एक्सेसिव पड़ती है तो शहरों में अगर आप देखेंगे तो एयर कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। एयर कंडीशनिंग की वजह से भी तो हीट प्रोड्यूस होती है। दूसरा, अर्बनाइजेशन की वजह से जो आपके फॉरेस्ट्स हैं या जो आपके ट्रीज हैं वो तो काट दिए जा रहे हैं, और अर्बन एरियाज जो है ये क्या है, ये है आपके कंक्रीट जंगल। अब जब ये कंक्रीट जंगल बनते जा रहे हैं और ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं, ये सनराइज एब्जॉर्ब करते हैं, तो उससे निकलता है लॉन्ग वेव रेडिएशन। लॉन्ग वेव रेडिएशन जब निकलता है तो ऑब्वियस सी बात है कि यार गर्मी तो होगी, ठीक है, ट्रीज तो है नहीं ना जो एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जब लॉन्ग वेव रेडिएशन रात के समय पे निकलता है तो ऑब्वियस सी बात है कि अर्बन एरिया का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग कंट्री साइड या फिर जो होता है ना सराउंडिंग ओपन एरिया से कुछ सर्टेन डिग्रीज तक ज्यादा होता है, ठीक है, कुछ सर्टेन डिग्रीज तक ज्यादा होता है, कम से कम 2 से 3 या 4 डिग्री तक भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। 2 से 4 डिग्री अगर ये ज्यादा है तो बेसिकली इट इज एक्टिंग एज एन हीट आइलैंड नियर बाय। आप ये सोचिए ये आपका अर्बन एरिया है और ये आपका एक लोकेलिटी है बड़ा सारा, ये डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली। तो अगर यहाँ पे सबसे ज्यादा अर्बन एरिया है ना, अर्बनाइजेशन अगर इस सर्टेन रीजन में सबसे ज्यादा है, इस पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज्यादा है, तो इस सर्टेन एरिया का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री ज्यादा होगा कंपेयर करेंगे अगर हम इस एरिया से, तब तो इट इज एक्टिंग लाइक अ हीट आइलैंड। अब यहाँ से इस हीट आइलैंड के ऊपर से बेसिकली ये आपका हीट आइलैंड है ना, और इसका जो टेम्परेचर है ये +2 मान लीजिए आप, और ये आपका सराउंडिंग है, यहाँ का टेम्परेचर आपका T है। अब सर्टेन जो क्लाउड है, रेन बियरिंग क्लाउड्स यहाँ से जब गुजरेंगे तो इस सर्टेन लोकेशन के ऊपर आके वो थोड़ा सा और राइज कर जाएंगे क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर और ज्यादा है। और जब वो राइज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर क्लाउड रेन बियरिंग क्लाउड राइज करते हैं तो कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि बारिश होगी, और बारिश अगर नॉर्मल केस में नहीं भी हो रही थी तो यहाँ तो हो जाएगी ना। एंड अगेन हम लोग हैवी बारिश के लिए तो तैयार है ही नहीं। तो बेसिकली अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से भी बारिश की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ये वाला रीजन। दूसरा, क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑलरेडी बारिश और साइक्लोनिक एक्टिविटी की फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ गई है। देन फाइनल रिजल्ट, अर्बन फ्लड्स। देन अनइन्फॉर्म्ड रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स। अब कई बार क्या होता है ना कि इतनी ज्यादा भारी बारिश हो जाती है कि डैम्स को डैमेज होने से बचाना पड़ता है, और उन्हें अगर डैमेज नहीं होने देना है और उन्हें डैमेज से बचाना है तो पानी बहुत ज्यादा एक साथ रिलीज करना पड़ता है, ठीक है। और इस केस में जब आप सोचिए एक साथ आप बहुत सारा पानी रिलीज कर देंगे, ये है आपका डैम बेसिकली, और आपने काफी सारा पानी एक साथ रिलीज कर दिया, और नॉर्मल टाइम में जो ये सर्टेन रिवर है इसका फ्लो इस लेवल तक होता था, लेकिन आपने इतनी ज्यादा क्वांटिटी में पानी छोड़ दिया कि ये बढ़ के हो गया इस लेवल तक। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिन लोगों को नहीं पता है वो तो इसका शिकार हो सकते हैं, क्योंकि क्योंकि जमीन की कमी के कारण से बड़ी सिटीज में रिवर्स के आसपास तक कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, और सर्टेन फीट का अगर रिवर वाटर लेवल में राइज होता है तो वो सराउंडिंग एरियाज जो हैं दे विल बी फ्लडेड फॉर श्योर, ठीक है। अब ये सिमिलर केस आपको देखने को मिला था दिल्ली में। दिल्ली में जुलाई बेसिकली 2023 का जुलाई, हरियाणा में यमुना से पानी रिलीज किया जाता है हथिनी कुंड डैम से। हथिनी कुंड डैम से जैसे ही पानी रिलीज होता है दिल्ली में यमुना के आसपास के काफी सारे रीजन्स में पानी भर जाता है, क्योंकि रीजन ये काफी नीचे पानी का लेवल रहता है नॉर्मल टाइम्स में यमुना में, एंड सडनली हथिनी कुंड बैराज से बहुत ज्यादा पानी छोड़ दिया जाता है, बहुत ही ज्यादा, क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है और कंटिन्यूअसली छोड़ा जाता है 3 से 4 दिन तक। और ये कोई ऐसा तो है नहीं कि पानी का अपना खुद का वेलोसिटी है कि वो एकदम से निकल जाएगा, जैसे ही छोड़ा तो वो स्लो स्लो मूव करेगा, लेकिन जब तक तो दिल्ली में खेल हो चुका था, यमुना रिवर के आसपास का काफी सारा एरिया जो है इसकी चपेट में आ चुका था। आपने सुना भी होगा दिल्ली में रेड अलर्ट रहा था ऑलमोस्ट 15 दिन के लिए फ्लड का, ठीक है। रीजन बीइंग यमुना के आसपास का काफी सारा जो है बेल्ट है जो डूब गया था, है ना। और इसके जो इफेक्ट हैं, जो हथिनीकुंड बराज से पानी छोड़ा गया था, इसके इफेक्ट आप मानिए मथुरा तक देखने को मिले थे, ठीक है, दिल्ली से मथुरा। इनफैक्ट आप सोचिए कि दिल्ली से मथुरा का डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट 125 किलोमीटर्स। कितनी क्वांटिटी में पानी छोड़ा गया होगा कि दिल्ली में भी फ्लड जैसी सिचुएशन थी और मथुरा में भी, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द यमुना रिवर्स वाटर विच वाज लेफ्ट फ्रॉम हथिनी कुंड बराज।
तो ऐसे केसेस भी हो जाते हैं कई बार कि जो अनइन्फॉर्म्ड रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स, अब हथिनीकुंड बराज के केस में पानी छोड़ दिया गया था, तब दिल्ली को इन्फॉर्म किया गया था। हालांकि दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए, बट तब तक देर हो चुकी थी। और ये नेचुरल फोर्सेस हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टेप्स लेने का ऑप्शन भी नहीं है। बस सिर्फ एक ही चीज बनती है कि हाँ, एक टेम्परेरी अकोमोडेशन दे दिया जाए जिन लोगों को जो उसके आसपास के अफेक्टेड हैं, और उनके बेसिक, अगर उनके घर डूब गए हैं तो बेसिक उनकी फूडिंग या बाकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनका ख्याल रखा जाए। वही दिल्ली में भी हुआ था, ठीक है। रीजन बीइंग, ये फोर्सेस ऑफ नेचर में बहुत ज्यादा ऑप्शन बचता नहीं है, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यूअसली, क्योंकि हिमाचल में बारिश हो रही थी और पंजाब में काफी बारिश हो रही थी, तो इसके चलते कंटिन्यूअसली यमुना में भी पानी बढ़ता जा रहा था। और यमुना में पानी बढ़ता जा रहा था तो इसके लिए हथिनीकुंड बराज से कम 5 से 7 दिन तक पानी कंटिन्यूअसली छोड़ा गया। एंड दिस वाज द रीजन कि दिल्ली में 10 से 15 दिन तक बाढ़ जैसे हालात रहे, रेड अलर्ट पे रहा, ठीक है। हालांकि बाद में इन्फॉर्म किया गया था, बट जब तक इन्फॉर्म किया गया था तब तक ऑलरेडी सिचुएशन खराब हो चुकी थी, पानी का लेवल बहुत ऊपर आ चुका था, है ना। और ये डैम्स के केस में ऐसा होता है ना कि कई बार पानी बिना बताए छोड़ा जाता है या कई बार बता के भी छोड़ा जाता है, तब भी यहाँ पे एक केस ऐसा आता है ना कि बता के भी छोड़ा जा रहा है, तो क्या जरूरी है क्या कि जो रूरल रीजन्स हैं उस रिवर के आसपास के, वहां पे ये इन्फॉर्मेशन पहुंच ही जाए कि इस पर्टिकुलर डैम से पानी छोड़ा गया है? नहीं ना। सिटीज में भी जो लोग अवेयर हैं, जो लोग होता है न्यूज वगैरह सुनते हैं या सोशल मीडिया पे अगर उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है, किसी ने उन्होंने देखा है, तो शायद उन्हें पता हो। अदरवाइज सिटीज में भी पता नहीं होता लोगों को, ठीक है। तो इस केस में तो रूरल एरियाज में भी फ्लड आ सकता है ना। जैसे हम लोग कई बार सुनते हैं कि आप अगर डैम वगैरह देखने जाते हैं तो आप स्पेसिफिकली जो है मानसून में ना जाइए, क्योंकि कई बार पानी छोड़ दिया जाता है। और अगर आप किसी हिंटरलैंड पर हैं या कोई बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है, लेकिन भाई वहां कोई बताने वाला नहीं है कि आज डैम से पानी छोड़ा जाएगा, वेल इन दैट केस अगर बहुत सारा पानी एक साथ छोड़ दिया गया तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप मानसून के टाइम पे स्पेसिफिकली रिवर्स के आसपास पिकनिक मनाने अगर जाएं, ठीक है, तो यू हैव टू बी कॉशियस, आपको ख्याल रखना पड़ेगा अपना। फिर एक और रीजन आता है इसका, इलीगल माइनिंग। अब आप सोच रहे होंगे इलीगल माइनिंग कैसे? इलीगल माइनिंग यहाँ पे बात हो रही है रिवर बेड के जो मिनरल्स हैं या सेडिमेंट्स हैं उनकी, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ एक फिगर से समझते हैं, ये आपका रिवर है, ठीक है, और ये आपका रिवर बेड है, ठीक है। रिवर बेड यानी यहाँ पे कुछ सेडिमेंट्स हैं, कुछ भी हो सकता है, सैंड, ग्रेबल, कुछ भी, ठीक है। और आपका पानी बहता है इस लेवल पे, और ये, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये नीचे वाले पोर्शन जो है पूरे सेडिमेंट्स हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर सेडिमेंट्स हैं, यहाँ पर सैंड भी हो सकती है, ग्रेवल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जो सैंड और जो ग्रेवल्स होते हैं ना, ये कई बार कंस्ट्रक्शन के लिए काफी यूजफुल होते हैं। जैसे हिंदी में हम कहें तो भाई नदी की जो रेत है, रेत कंस्ट्रक्शन के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो जाती है, चाहे कंक्रीट हो, चाहे आपका प्लास्टरिंग हो, चाहे आपका ब्रिक वर्क हो, हर किसी में आपका जो है सैंड की जरूरत पड़ती है। तो उस केस में कई बार क्या होता है कि इलीगल माइनिंग की जाती है। इसका अगर हम थोड़ा सा ज्योग्राफिकल एंगल देखें तो रिवर जब अपना मिडिल स्टेज में होते हैं तो कुछ उनका इस तरीके का पाथ होता है, और रास्ते में वो कई जगह पर अपना जो सेडिमेंट होता है ना, सेडिमेंट लोड हल्का करते चलते हैं। रीजन बीइंग, रिवर के पास में इतनी एनर्जी, इतनी वेलोसिटी नहीं बचती है कि वो सेडिमेंट्स को साथ में कैरी कर सके, तो वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट होगा, है ना। और अगर सपोज वो यहाँ डिपॉजिट हुआ, वो यहाँ अगर डिपॉजिट हुआ और किसी को पता पड़ गया कि यहाँ डिपॉजिटेड है, तो जब भी वाटर लेवल नीचे जाएगा तो दे विल मेक श्योर कि हम यहाँ से इसकी माइनिंग कर लें, क्योंकि मार्केट में अच्छे खासे प्राइसेस फेच हो जाते हैं, है ना। तो जब इलीगल माइनिंग होती है इस तरीके से और रेत निकाल ली जाती है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है रिवर पे, आप जानते हैं? इम्पैक्ट ये होता है कि बेसिकली आपके ये जो सेडिमेंट्स है ना, जो भी सैंड है, ग्रेवल्स हैं, बेसिकली इनके बीच में वॉइड्स होते हैं। वॉइड्स यानी कि खाली जगह, है ना। एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं अगर, तो ये अगर आपके सेडिमेंट्स हैं, ये ऐसे जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच में ये जो खाली जगह दिख रही है ना आपको, ये इन्हीं को वॉइड्स बोलेंगे, है ना। तो बेसिकली जो वॉइड्स होते हैं ना, वॉइड्स ऑक्यूपाई करता है रिवर का पानी, ठीक है। वॉइड्स ऑक्यूपाई करता है रिवर का पानी। इससे जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है ना रिवर की, वो बढ़ जाती है, ठीक है। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो है रिवर की वो बढ़ जाती है, रीजन बीइंग इन वॉइड्स की वजह से, है ना। और अब आप सोचिए कि जब माइनिंग हो जाएगी तो इसका मतलब है कि वॉइड्स भी खत्म, वॉइड्स भी खत्म। तो अगर किसी पर्टिकुलर सीजन में पानी का लेवल बढ़ता है
तो एक कुशन भी तो प्रोवाइड करने के लिए कुछ है नहीं ना, कोई सेडिमेंट नहीं है यहाँ पर। अब आप सोचिए कि अगर ये सेडिमेंट्स को हटा दिया जाए तो वाटर एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएंगे ना ये तो, ठीक है। पानी का लेवल अगर एकदम से बढ़ जाएगा तो वाटर ये एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ऑब्वियस सी बात है कि रिवर का इरोजन भी होगा, इसके बाद वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। ड्राई सीजन में रिवर बिल्कुल सूख जाएगी, और फ्लड्स के केस में या फिर मानसून के केस में, मानसून सीजन में तुरंत होता है वाटर लेवल बढ़ जाएगा। तो बेसिकली ये जो सेडिमेंट्स है ना, जिनकी इलीगल माइनिंग होती है, ये कुशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कुशन एज इन पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, काफी पानी होल्ड कर पाते हैं, और माइनिंग के बाद ये स्कोप नहीं बचता है। जब पानी बढ़ता है तो बहुत जल्दी बढ़ जाता है, और अदरवाइज वो नहीं बढ़ता है ना, अदरवाइज पूरा ही सूख जाता है। तो ये सारे केसेस हमने देखे कि क्यों अर्बन एरियाज में बेसिकली जब हैवी रेन्स आती हैं तो फ्लड जैसी हालत हो जाती है। सबसे पहले हमने देखा कि एंक्रोचमेंट ऑन ड्रेनेज चैनल्स। अब यहाँ पे ड्रेनेज चैनल्स में वेटलैंड्स भी आ सकते हैं, जैसे बैंगलोर का केस देखा था, ठीक है, कि लेक्स के आसपास का काफी सारा एरिया एनक्रोच करके और वहां पर कंस्ट्रक्शन हो गया। अब बेसिकली आप सोचिए कि ये जो खुला मैदान है ना, यहाँ पानी पड़ता है तो पानी को परकुलेट होने के लिए स्पेस भी चाहिए, ठीक है, इसके अलावा टाइम भी चाहिए। तो अगर आपका सर्टेन लेक है, सपोज आपका लेक जो है यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, या फिर आप ऐसे देखिए कि आपका जो लेक है यहाँ से शुरू है ना, ये आपका लेक है और ये आपका वेटलैंड है। तो बेसिकली यहाँ थोड़ा बहुत लेक का पानी बढ़ा, वाटर लेवल बढ़ा, यहाँ आके आपका पानी थोड़ा बहुत जमा हो गया। तो ये भी कहीं ना कहीं पानी को इनफिल्ट्रेट करने में हेल्प करेगा और एक्विफर्स को रिचार्ज करेगा। ऐसा तो है नहीं ना कि हमेशा से ऐसे ही होता रहा कि जो भी बारिश का पानी आएगा वो बह ही जाएगा, नहीं, कहाँ बहता था। आप रूरल एरियाज में जाके देखिए, जहाँ एक्विफर्स की कंडीशन ठीक ठाक है, वहाँ यही रीजन है। कंक्रीट जंगल नहीं है, सब कुछ पक्का नहीं है, पानी भरा रहता है, धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेट कर जाता है, धीरे धीरे होता है ना कि पानी जमीन में उतर जाता है, एक्विफर को रिचार्ज कर देता है। बट जब वेटलैंड्स या ड्रेनेज चैनल्स या फिर होता है लेक्स के जो जमीन है उसको इंक्रोच करके और घर बना दिए जाएंगे तो स्पेस कहाँ मिलेगा। आप पानी बेसिकली एक्विफर रिचार्ज के लिए जो स्पेस अवेलेबल था उस पर तो पक्की कंस्ट्रक्शन हो गई, तो वहां जो भी पानी आएगा वो बह जाएगा और वो जगह यूटिलाइज भी नहीं हो सकती पानी के इन्फिल्ट्रेशन के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे पर्कुलेशन का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, पर्कुलेशन बेसिकली कम हो जाएगी ओवरऑल, है ना। तो पहला कॉज हमने ये देखा कि एनक्रोचमेंट जो होती है वेटलैंड्स वगैरह पे, ड्रेनेज चैनल पे। दूसरा, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी साइक्लोन्स वगैरह की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है ना। इसके अलावा बारिश जो हमने देखी अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से। इसके बाद अनइन्फॉर्म्ड रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स, दिल्ली का जो केस देखा हमने जुलाई 2023 का। इसके अलावा इलीगल माइनिंग में भी रिवर का जो इरोजन है वो बढ़ जाता है और जो क्वेश्चन बेसिकली प्रोवाइड कर पाती है सैंड वगैरह वो कम हो जाती है। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं? इम्प्लीकेशंस ऑब्वियस सी बात है कि जो भी नेचुरल डिजास्टर के इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं वो इसके होंगे। सबसे पहला आता है लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब देखिए, जब भी बाढ़ आती है तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइफ तो लॉस हो ही जाती है ना, जैसा हमने डेटा में देखा था, ठीक है। जो हमने हिंदू का आर्टिकल देखा था, बेसिकली ओवर 17,000 पीपल डाइड इन फ्लड्स एंड हेवी रेन्स बिटवीन 2012 टू 2021। अब आप सोचिए कि फ्लड्स एंड हेवी रेन्स की वजह से ऑलरेडी 17,000 लोग, गवर्नमेंट का डेटा ये कहता है कि दे आर ऑलरेडी डेड। तो लॉस ऑफ लाइफ तो अच्छा खासा होता है, साथ के साथ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी भी तो होता है। अगर बाढ़ आती है तो बहुत सारे लोगों के घर इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, या फिर जैसे आपका ये घर बना हुआ है, ठीक है, तो फ्लड्स की वजह से अगर सपोज इस सर्टेन रीजन में अगर आपका इरोजन हो गया ना, तो घर तो आपका डैमेज हो जाएगा ना। इरोजन हो गया, आपका फाउंडेशन वीक पड़ा और घर टूट गया, खत्म। तो बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी और लाइफ का जो लॉस है ना, ये सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन है इसका, ठीक है। इसके अलावा आप होता है ना कि स्पेसिफिकली हम शिमला की बात करें तो शिमला में तो सीधी बात है कि जैसे ही लैंडस्लाइड हुआ हैवी रेन्स की वजह से तो पूरी पूरी प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, ठीक है। लैंडस्लाइड, मड फ्लो, ये सारे रीजंस थे। अर्बन एरियाज की बात की जाए तो बेसिकली इरोजन, ठीक है। अब इरोजन अगर हो गया ग्राउंड का तो फिर घर कैसे टिक पाएगा? घर को एक सॉलिड फाउंडेशन तो चाहिए ना टिकने के लिए। तो उस केस में प्रॉपर्टी का काफी डैमेज हो जाता है। एंड लॉस ऑफ लाइफ, अब ऑब्वियस सी बात है यार, बहुत तेज पानी आता है तो काफी सारे इश्यूज आ सकते हैं, एक्सीडेंट्स हैं या फिर ड्रोनिंग है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा आता है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। अब इकोलॉजी एज वेल एज एनवायरनमेंट को भी काफी नुकसान होता है इस तरीके की फ्लड्स वगैरह से, ठीक है। अब कैसे होता है? अब सोचिए, जो ट्रीज वगैरह हैं ये सीधे सीधे उखड़ जाते हैं। जब हैवी फ्लड्स आती हैं तो सीधे सीधे ट्रीज वगैरह उखड़ जाते हैं। इसके अलावा फ्लड वाटर कई बार होता है ना कि उसका वेलोसिटी, स्पीड इतना ज्यादा होता है कि इरोजन बहुत तेजी से होता है, कटिंग, अंडर कटिंग वगैरह बहुत तेजी से होती है।
ठीक है, लैंडस्लाइड्स हैं, ये सारा जो मतलब है काफी ज्यादा इकोलॉजी को नुकसान हो जाता है फ्लड्स की वजह से। फिर आता है हेल्थ। अब आप सोचिए जब भी फ्लड्स वगैरह आते हैं तो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, क्योंकि पहली बात है कि पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, साफ पानी आपको नहीं मिलेगा। आप होता है सैनिटेशन के लिए पानी आपको नहीं मिल पाएगा, है ना। इसके अलावा पीने के लिए पानी जो आपने बस प्रिजर्व करके रखा होगा उतना ही आपको चलाना पड़ेगा। देन फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, वो सारे जो होता है ना प्रॉब्लम्स साथ के साथ आते हैं। इसके अलावा इस बार तो हद ही हो गई थी, आई गेस पंजाब का केस आया था शायद सोशल मीडिया पर, कि सिटी के बीच में फ्लडिंग की वजह से क्रोकोडाइल आ गया था। ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमैटिक हो जाती हैं चीज़ें। इसके अलावा फिर होता है ना कि जो भी फ्लाइज़ या मॉस्किटोज़ की वजह से जो बीमारियाँ फैलती हैं, वो भी होता है ना कि काफ़ी ज़्यादा एग्रेवेट हो सकती हैं। तो हेल्थ भी ऑब्वियसली बात है यार, खराब होनी है। लास्ट आता है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। अब इसे कंसिडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? आप देखिए, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है? लॉस ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, लॉस ऑफ हेल्थ, या फिर मतलब काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो सकती है हेल्थ। तो तीनों केसेस में आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि कहीं न कहीं सफरिंग जो है ना वो बढ़ जाती है। आप सोचिए कि आपका मतलब कोई नोन, कोई फ्रेंड, ही लॉस्ट हिज लाइफ ड्यूरिंग फ्लड्स, काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा, ठीक है। दूसरा, इफ समबडी लूजेस हिज और हर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का लॉस एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। फिर आता है आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का जो लॉस है वो हमारे लिए भी वो लॉस ही है, क्योंकि अगर फ्लड्स बाद में आएंगी तो फिर से और लॉस होगा और लॉस होगा। तो इरोजन है और जो ट्रीज वगैरह हैं जो हमारा बेसिकली प्रिजर्व करने चाहिए हमें, और जो हमें कई बार फ्लड जैसी चीजों से बचाते हैं, तो अब ये जब चीजें इरोड हो जाएंगी, सॉइल इरोजन अगर ज्यादा होगा, ट्रीज टिक नहीं पाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यार, नेक्स्ट टाइम जब फ्लड आएगा तो ये चीजें और एग्रेवेट होंगी। देन हेल्थ। अब सोचिए फ्लड्स की वजह से किसी को कुछ बीमारी हो जाती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एग्जैक्टली, है ना। मलेरिया है, टाइफॉइड है, डेंगू है, कुछ भी हो सकता है। फ्लाइज और मॉस्किटोज काफी ज्यादा उस समय बढ़ सकते हैं। इसके बाद वाटर कंटामिनेशन का इशू है ना, फूड पॉइजनिंग का इशू है। तो हेल्थ डिटीरियोरेट हो जाएगी, तो हेल्थ डिटीरियोरेट होगी, लॉस ऑफ लाइफ एज वेल एज प्रॉपर्टी भी फेस करना पड़ेगा। तो कितने ज्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होंगे उसके। आप सोचिए घर टूट गया, या होता है ना कि कोई नोन है उसकी हालत खराब हो गई, तबीयत खराब हो गई, डेथ हो गई, कुछ भी है, तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी इसका बहुत बुरा हो सकता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ या इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट या हेल्थ, साइकोलॉजी ज्यादा मैटर करती है। आप सोचिए कि अगर किसी का सब कुछ चला गया, कोई नॉन बंदे की डेथ भी हो जाती है फ्लड के चक्कर में, प्रॉपर्टी का भी लॉस हो गया और खुद भी बीमार हो गया, तो एक बहुत बड़ा ट्रोमा जैसा फील होगा ये, है ना। एक बहुत बड़ा ट्रोमा जैसा फील हो सकता है। तो बेसिकली ये हमने इसके इम्प्लीकेशंस देखे। अब लास्ट में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या स्कीम्स चला रखी हैं। अब अगर आप स्पेसिफिकली अर्बन फ्लडिंग की बात करेंगे तब भी यहाँ पर कुछ स्कीम्स हैं, और अगर आप ओवरऑल वाटर कंजर्वेशन की बात करेंगे तब भी यहाँ पर कुछ स्कीम्स हैं, ठीक है। जैसे जल शक्ति अभियान, अमृत सरोवर मिशन, अटल भूजल योजना, अमृत, ठीक है, मॉडल बिल्डिंग बायलॉज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर अर्बन फ्लडिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अथॉरिटी। अब बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अर्बन फ्लडिंग के लिए कुछ सर्टेन स्कीम्स हैं। इसके अलावा आप इन सारी स्कीम्स पे अगर नजर डालें, जल शक्ति अभियान, ठीक है, अमृत सरोवर स्कीम, अटल भूजल योजना, तो दिस वन इज फॉर बेसिकली ग्राउंड वाटर रिचार्ज। अमृत सरोवर मिशन तो जो भी वाटर बॉडीज हैं सिटी में उन्हें रेजुविनेट करना, ठीक है। तो जो स्कीम्स है ना, स्कीम्स का अगर आप अपना अपना लाइक स्कोप देखेंगे तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये अर्बन फ्लडिंग को एड्रेस करती हैं। ऐसा नहीं है डायरेक्टली ही करेंगी, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करती हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी भी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लाइमेट चेंज के लिए चला रही है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए। अब बात यहाँ पर आती है कि एनक्रोचमेंट जो है ना, एनक्रोचमेंट भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं उनके साथ में फिर एक तरीके से इनजस्टिस हो जाएगा ये, कि किसी का घर तोड़ना, और अगर वहां उन्हें बेसिकली कॉम्पेंसेशन भी अगर प्रोवाइड ना किया जाए तो दिस इज द रीजन कि जो ड्रेनेज वाला मतलब इशू है ना, उसे एड्रेस करने में दिक्कत आती है। क्योंकि अब ऑलरेडी ड्रेन्स जो हैं, ड्रेन्स के आसपास तक कंस्ट्रक्शन हो चुका है, ठीक है, ये आपका ड्रेन्स है और यहाँ तक आपका कंस्ट्रक्शन है। तो अब यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है कि या तो ड्रेन्स की सफाई करके और उन्हें थोड़ा और गहरा कर दिया जाए, ठीक है, उनकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा दी जाए। ये पॉसिबिलिटी है जिससे कि अर्बन एरियाज की जो फ्लडिंग है उन्हें थोड़ा सा एड्रेस किया जा सके, है ना। अदरवाइज अगर हम बोलेंगे इसका विड्थ बढ़ाया जाए, तो जो लोग हैं, अब ऑलरेडी सिटीज में रियल एस्टेट का इशू है, बहुत ज्यादा जगह नहीं बची, बहुत ज्यादा लैंड अवेलेबल नहीं है कंस्ट्रक्शन के लिए। ऐसे में किसी का घर तोड़ना और अगर आप सिर्फ कॉम्पनसेशन दे देंगे तब भी तो एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, क्योंकि लैंड तो ऑलरेडी सिटीज में आजकल कम होता चला जा रहा है, आपको सिटी के आउटर एरियाज में मूव करना पड़ेगा।
तो ये सारे इश्यूज को देखते हुए हम वे फॉरवर्ड पे भी बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम्स भी चला रही है, उसके बावजूद भी अर्बन फ्लडिंग के इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, ये हाल फिलहाल में आप सोचिए कि कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम आती है तो 5 से 10 साल उसके रिजल्ट्स देखने में लगते हैं। इंस्टेंटली आपको बहुत कम चीजें ही रिजल्ट दिखा पाएंगी। एग्जाम्पल के लिए डिमोनेटाइजेशन, उसका रिजल्ट इंस्टेंट दिखा था, ठीक है, काफी प्रॉब्लम्स हुई थी। बट अगर आप दूसरे तरीके से देखेंगे तो गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम आप उठा कर ले लीजिए, 2, 5, 10 साल से पहले आपको उसके रिजल्ट्स दिख ही नहीं सकते हैं, है ना। जैसे आप यूरिया को ले लीजिए, यूरिया से रिलेटेड गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स लेके आई तो उसके रिजल्ट्स देखने के लिए हमें कम से कम 4-5 साल तक वेट करना पड़ा। या फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स का अगर आप ले लीजिए, है ना, तो उसमें भी होता है कि गवर्नमेंट के ने जो स्कीम्स चलाई तो उन पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो रिजल्ट्स हैं वो या तो दिख रहे हैं या आगे दिखेंगे। तो गवर्नमेंट की स्कीम्स को आप ये समझिए कि इंस्टेंट उनके रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते हैं कभी भी। थोड़ा टाइम आप वेट करिए, तब हम उसके बारे में कुछ कह पाएंगे कि रिजल्ट्स क्या हैं क्या नहीं है। बट हाँ, हाल फिलहाल अर्बन फ्लडिंग का इशू है, और जो स्कीम्स चल रही हैं इनके रिजल्ट्स कैसे अर्बन फ्लडिंग का जो इंटेंसिटी है उसे कम करते हैं, वो तो आने वाले टाइम में पता पड़ेगा। बट यहाँ पर क्या एडिशनल चीजें हम कर सकते हैं, क्या एडिशनल वे फॉरवर्ड हम ले सकते हैं, वो हम फिलहाल डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है नो कंस्ट्रक्शन जोन। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली जहां पे कंस्ट्रक्शन हो गया वो तो अब चलिए एक सेकेंडरी चीज हो गई, लेकिन जहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है ना, स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं वेटलैंड्स की, लेक्स की, या फिर ड्रेनेज चैनल्स की। जहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है तो हमें वहां के नियर बाय एरियाज को नो कंस्ट्रक्शन जोन डिक्लेयर कर देना चाहिए, जिससे कि एक बफर प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, स्टॉर्म के केस में, या फिर होता है ना कि थंडर स्टॉर्म के केस में, हैवी रेन के केस में अगर पानी ज्यादा भी आता है तो एटलीस्ट एक बफर जोन होगा कि हाँ, थोड़ा बहुत वाटर लेवल बढ़ेगा भी तो आसपास कोई रेसिडेंशियल एरिया नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि पर्कुलेशन के लिए टाइम मिल जाएगा, है ना, पर्कुलेशन के लिए टाइम मिल जाएगा। अदरवाइज अगर पूरा ही कंक्रीट जंगल बना दिया जाएगा तो फिर पर्कुलेट कहाँ से करेगा पानी। तो ये भी एक फैक्टर है। तो नो कंस्ट्रक्शन जोन डिक्लेयर करने के अपने कुछ फायदे हो सकते हैं, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया, वाटर लेवल अगर सडनली बढ़ भी जाता है तो आसपास तो कोई रेसिडेंशियल एरिया ही नहीं है, थोड़ा अगर दूर रहेगा तो ऑब्वियसली बात है कि फ्लडिंग का इतना स्ट्रेस नहीं रहेगा। दूसरा, पर्कुलेशन के लिए एम्पल ऑफ टाइम मिल जाएगा। इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट्स, ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए, उन्हें मेंटेन करने के लिए, क्लीन करने के लिए। अब ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली बड़े सिटीज में अगर आप देखेंगे तो बहुत सी जगह पे ठीक ठाक है, बहुत सी जगह पे तो प्रॉपरली है ही नहीं। उसका रीजन आप जानते हैं क्या है? उसका रीजन ये है कि स्टॉर्म कह रहा हूँ, ड्रेन को सिर्फ और सिर्फ सीवेज को कैरी करने के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है। बट जब बारिश आती है तो ये कैपेसिटी एक्सीड कर जाती है और इसीलिए पानी रोडों पे आ जाता है। आप सोचिए कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप एक बाल्टी पानी जो है आप रखते हैं और आप नल अगर ऑन करके छोड़ देते हैं तो जैसे ही बाल्टी भरती है पानी ओवरफ्लो करने लगता है ना। क्या रीजन है इसका? बाल्टी की कैपेसिटी जितनी है उससे ज्यादा पानी अगर उसके अंदर जाएगा तो ओवरफ्लो करेगा। सेम हैपेंस विद दीज काइंड ऑफ ड्रेन्स आल्सो। इनकी कैपेसिटी ही डिजाइंड है सीवेज के लिए। सीवेज जो है डेली बेसिस पे सिटीज में कितना निकलता है उसके अकॉर्डिंग इन्हें डिजाइन किया जाता है। और स्टॉर्म वाटर तो भाई 2 घंटे बारिश हो गई या 10 किसी को नहीं पता। तो स्टॉर्म वाटर को अकोमोडेट करने के लिए ड्रेन्स डिजाइन ही नहीं है, और डिजाइन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि यार पानी तो ओवरफ्लो करेगा। 2 घंटे भी बारिश हो गई तो। और यही हो रहा है अर्बन एरियाज में, जहां पर भी हैबिटेट डेवलपमेंट हुआ है, हैबिटेट कंस्ट्रक्शन हुआ है और प्रॉपर प्लानिंग के साथ में कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि स्टॉर्म वाटर को अकोमोडेट करने के लिए ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि प्रॉपर ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए जो कि स्टॉर्म वाटर को भी अकोमोडेट कर पाए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ सीवेज के लिए ही डिजाइन की जाती हैं, तो हमें स्टॉर्म वाटर को साथ में रख कर डिजाइन करना पड़ेगा ड्रेन्स को, और उसके लिए हमें फंड्स चाहिए होंगे क्योंकि कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर स्टॉर्म वाटर को भी अकोमोडेट कराना है तो ड्रेन की बिना कैपेसिटी बढ़ाए तो ये पॉसिबल हो नहीं सकता, और कैपेसिटी बढ़ानी है तो फंड्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो मेजर ड्रेन्स हैं, मेजर ड्रेन्स की सफाई, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप सोचिए अगर उसमें कचरा है, स्लज है, कैपेसिटी तो इतना है ना, कैपेसिटी इतना है, लेकिन आधे में स्लज नीचे जमा हुआ है, सेडिमेंट्स जमे हुए हैं, ये साफ ही नहीं हो रहा, तो फ्लो करने के लिए तो बस इतना सही कैपेसिटी बचता है ना। तो इन्हें अगर क्लीन नहीं किया जाएगा और प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया जाएगा और इनकी डैमेजेस को अगर चेक नहीं किया जाएगा तो हो सकता है कि ये भी किसी दिन फेल कर जाए, है ना। और पानी तो ओवरफ्लो करना क्या ही बड़ी बात है, 5 घंटे अगर बारिश हो गई ठीक से, हैवी रेन, तो हो सकता है ओवरफ्लो कर जाए अगर सफाई ना की जाएगी तो, पहली बात। दूसरी बात, अगर प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होगा और अगर किसी दिन ये टूट गए, है ना, हैवी रेन्स के ड्यूरेशन में,
तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस रेसिडेंशियल एरिया में ये टूटेंगे वहाँ इशू हो जाएगा, वहाँ एक हवा हो जाएगा, वहाँ पानी जो है ओवरफ्लो करने लगेगा या बाहर निकल आएगा, ठीक है? तो इसलिए इनका क्लीनिंग, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्रॉपर डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है जिससे कि स्टॉर्म वाटर को अकोमोडेट किया जा सके। लास्टली, फ्लड प्रोन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना और मैप करना एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। अब अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का कैसे काम आएगा? बेसिकली जहां पर भी हैवी रेन्स आने वाली होंगी वहां पहले से ही वार्निंग प्रोवाइड कर दी जाए जिससे कि पीपल शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है? कई बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि ऐसा कुछ होने वाला है या ऐसा कुछ हो पाएगा। तो एटलीस्ट अगर उन्हें लगता है कि नहीं लास्ट ईयर भी यहाँ पर इतनी देर बारिश हुई थी तो फ्लड्स आ गए थे, तो एटलीस्ट दे शुड बी प्रिपेयर्ड कि हाँ अगर ऐसा कुछ आया या पानी अगर यहाँ तक आसपास दिखता है तो विल लीव। इन दैट केस एटलीस्ट लाइव्स, लोगों की लाइव्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसीलिए अर्ली वार्निंग सिस्टम यहाँ पर ऐसे काम करेगा कि हमें अगर हैवी रेन की वार्निंग प्रोवाइड कर दी जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि वी विल बी अवेयर कि हाँ पानी आसपास आया तो विल लीव, है ना? क्योंकि हमें पता है कि कहाँ पे ज्यादा हाइट है। अब जो भी जहाँ पर भी रह रहा है सभी को पता होता है कि कहाँ पर ज्यादा हाइट है, हमें वहां पर चले जाना है ना? लो लाइनिंग एरिया से हमें थोड़ा सा दूर हो लेना है क्योंकि यहाँ पे फ्लड आ सकते हैं। दूसरा जो हमने बात की थी, आइडेंटिफाई एंड मैप फ्लड प्रोन एरियाज। और फ्लड प्रोन एरियाज होते क्या है? आप ऐसे सोचिए कि ये एक स्लोप है, ये एक रिवर है, ठीक है? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रखी है। फ्लड प्रोन एरिया कौन सा होगा बताएंगे? एग्जैक्टली जैसे ही रिवर लेवल बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा खतरा, सबसे ज्यादा वल्नरेबल इस हाउस, मतलब ये हाउस है बेसिकली, है ना? ये सबसे ज्यादा फ्लड प्रोन है। सेकंड नंबर पे आता है ये, है ना? ये सेकंड है आपका, ये फर्स्ट है, और ये लीस्ट फ्लड प्रोन है। लीस्ट एज एन कि सबसे कम चांसेस हैं कि यहाँ तक फ्लड का पानी पहुंचेगा। तो बेसिकली हमें यही चीज मार्क करनी है। आपने इससे क्या समझा? इससे आपने ये समझा कि लो लाइंग एरियाज में फ्लड पहले आती है। तो बेसिकली हमें फ्लड प्रोन एरियाज कौन से मार्क करने हैं? फ्लड प्रोन एरियाज कौन से मार्क करने हैं? जो लो लाइंग है, पहली बात, जो ज्यादा वल्नरेबल है उन्हें मैप करना है। और हैवी रेन के केस में, हैवी रेन के केस में अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है ना यहीं पे सबसे पहले यूज आएगा। जो लो लाइंग एरियाज है यहाँ रहने वाले लोगों के पास में पहले वार्निंग जानी चाहिए कि भाई बारिश आने वाली है, बी प्रिपेयर्ड। अगर पानी आसपास आए तो यू हैव टू लीव। आपका घर के आसपास अगर पानी आ जाता है तो निकल जाना पहली फुर्सत में, वेट नहीं करने का है, ठीक है? जैसे होता है ना कि आप देखेंगे कि कई बार ऐसी भी न्यूज सुनने को आती है कि भाई घर में सो रहे थे और जैसे ही उठे एकदम से पानी पानी दिखा। तो ये कहाँ होता है? ये फ्लड प्रोन एरियाज के केस में होता है। आप सोचिए कि ये वाटर है, ये सॉरी रिवर है, और काफी ज्यादा हैवी बारिश हो जाती है आसपास के रीजन में और सारा पानी बह के जाएगा कहाँ? इसी रिवर में, ठीक है? और सडनली इस रिवर का वाटर लेवल यहाँ तक राइज कर जाता है रात में, और इस वाले घर में पानी भरना शुरू हो जाएगा। अब रात में अगर वार्निंग इशू नहीं किया गया और रात में सपोज इशू कर भी दिया गया तो रात में सुनेगा कौन? ये तो शाम को या दोपहर तक ही इशू कर देना चाहिए ना वार्निंग। अर्ली वार्निंग सिस्टम तभी तो काम आएगा। तो एटलीस्ट ये वाले घर के जो लोग हैं दे विल बी प्रिपेयर्ड कि हाँ भाई आज तेज बारिश आ रही है, हो सकता है पानी आ जाएगा, तो वी हैव टू बी अवेयर एंड वी हैव टू बी कॉशियस। हमें सतर्क रहना पड़ेगा। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम और फ्लड प्रोन एरियाज बेसिकली ऐसे काम आएंगे कि हमें जो लो लाइंग एरियाज में या जो वल्नरेबल एरियाज हैं फ्लड्स के केस में या हेवी रेन्स के केस में, उन पर्टिकुलर एरियाज में रहने वाले लोगों तक हमें पहले वार्निंग पहुंचानी होगी कि हाँ भाई आज हैवी बारिश हो सकती है, यू हैव टू बी कॉशियस एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू गो टू सेफर प्लेसेस। तो ये हमने आज डिस्कस किया अर्बन फ्लडिंग के बारे में। हमने देखा क्या क्या रीजंस हो सकते हैं अर्बन फ्लडिंग के, ठीक है? रीजंस पे हमने डिटेल में बात की। इसके अलावा हमने देखा कि अर्बन फ्लडिंग होता क्या है, बेसिकली रिसेंट केसेस के बारे में भी बात की, और वे फॉरवर्ड के बारे में भी बात की कि क्या इसके जो वे फॉरवर्ड हैं, क्या इसके सोल्यूशंस हो सकते हैं बेसिकली। और हमने ये भी देखा कि कौन सी स्कीम्स गवर्नमेंट ने चला रखी हैं इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। आई होप आज की डिस्कशन काफी फ्रूटफुल रहेगी। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है अर्बन फ्लडिंग का। रीजन मैं आपको बता दूं, मेंस में चेन्नई फ्लड से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है? इसके अलावा दिल्ली में इस साल फिर से फ्लड आया, है ना? इसके अलावा आप देखेंगे तो साइक्लोन्स के चलते राजस्थान में भी काफी सिटीज में फ्लड देखने को मिले। तो काफी हॉट टॉपिक है ये, इसे हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ प्लीज जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।